हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि दो गोले जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, u1 व u2 वेग से एक ही दिशा में सरल रेखा के अनुदिश गतिशील हैं, प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, तो संघट्ट के पश्चात गोलों के वेगों का परिकलन कीजिए और बताइए कि क्या होगा यदि m2 जो है वो विराम में हो तथा m1 m2 की तुलना में उपेक्षणीय हो। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में दो गोले हैं कुछ इस तरीके से, जो कि सरल रेखा में एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। ये वाला u1 से चल रहा है, ये u2 से, और मान लीजिए u1 ज्यादा है u2 से, तो कुछ समय बाद ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। मान लीजिए इनके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं है, तो टक्कर के पश्चात मान लेते हैं स्थिति कुछ इस तरीके से है। जो u1 चल रहा था वो v1 से चलने लगा, जो u2 से चल रहा था वो v2 से चलने लगा। यहाँ पे v2 जो है वो ज्यादा हो जाएगा v1 से। अब अगर ये अपने आकृति को पूर्णतया प्राप्त कर लेते हैं तब ये प्रत्यास्थ टक्कर होगा। अपनी आकृति को पूर्णतया प्राप्त नहीं करते हैं, आंशिक रूप से प्राप्त करते हैं, तो आंशिक रूप से प्रत्यास्थ अथवा आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ टक्कर होगा। लेकिन एक दूसरे से चिपक जाए, अर्थात v1 और v2 आपस में बराबर हो जाए और एक दूसरे से चिपक जाए, तब वो अप्रत्यास्थ टक्कर होगा। तीनों ही टक्करों के लिए यहाँ पे E का सूत्र दिया जाएगा, E बराबर आपेक्षिक गति जिनसे वे अलग हो रहे हैं, अर्थात टक्कर के बाद आपेक्षिक गति। अब यहाँ पे v2 ज्यादा है v1 से और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अपेक्षिक गति v2 ऋण v1 भागे पास आने की अपेक्षिक गति, अर्थात टक्कर से पहले की अपेक्षिक गति। तो दोनों जो है u1 u2 से पास आ रहे हैं और u1 ज्यादा है u2 से और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे u1 ऋण u2। ये हो गया E का सूत्र किसी भी टक्कर के लिए। तो ये आप पहली चीज समझ लें। दूसरी चीज यहाँ पे हम ये समझते हैं, दूसरी चीज जो यहाँ टक्कर हो रहा है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, जो बल होता है उसको हम देते हैं F बराबर dp सदिश भागे dt से, अर्थात संवेग में जो उसकी दर परिवर्तन होती है, परिवर्तन की दर वही बल होती है। क्योंकि यहाँ पे कोई बाहरी बल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो संवेग है संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद वो तो बराबर होगा, नियत होगा, संरक्षित होगा। तो प्रारंभ में जो संवेग है वो है mu1 धन m2 u2, m1 u1 धन m2 u2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। ये बराबर होना चाहिए अंतिम संवेग के, अर्थात m1 v1 धन m2 v2 के बराबर। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। तो ये हो गई दूसरी चीज संघट्ट के लिए। अगर मैं यहां पे बात करता हूं प्रत्यास्थ संघट्ट की, प्रत्यास्थ संघट्ट की, तो प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए E का मान होता है 1 के बराबर, क्योंकि वहां पे गतिज ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित होती है। इसलिए हम बोलेंगे कि E जो कि था v2 ऋण v1 भागे u1 ऋण u2, इससे हमें मिलेगा u1 ऋण u2 बराबर v2 ऋण v1। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। देखिए, प्रत्यास्थ संघट्ट हो अप्रत्यास्थ संघट्ट हो, आंशिक रूप से प्रत्यास्थ अथवा आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ, ये वाला जो चीज है वो तो तीनों संघट्ट के लिए सही है, क्योंकि संवेग तो संरक्षित होगा ही बिना बाहरी बल लगे। जब ये दोनों गेंदें चिपक जाएंगी तो वहां पे ये v2 ऋण v1 जो है वो शून्य हो जाएगा, तो E का मान शून्य हो जाएगा वहां के लिए। तो इन मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये पहली वाली गेंद है और ये दूसरी वाली वस्तु है। मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है। ये मान लीजिए u1 गति से आ रहा है इसकी तरफ और ये u2 गति से जा रहा है। दोनों मान लीजिए टकराते हैं, अर्थात u1 ज़्यादा है u2 से। तो जब दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने के पश्चात अलग अलग हो जाते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, अर्थात मैंने मान लिया कि ये प्रत्यास्थ टक्कर है। प्रत्यास्थ टक्कर में होता यह है कि दोनों ही जो कण होते हैं वो टकरा के एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और अब अपने आकृति को पूर्णतः वापस से प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए टक्कर के पश्चात इसकी गति हो गई v1, इसकी गति हो गई v2, तो यहाँ पे सीधी सी बात है v2 ज़्यादा होगा v1 से। अब सबसे पहले यहाँ पे हम E के सूत्र से लिख सकते हैं u1 ऋण u2 बराबर होगा v2 ऋण v1 के। तो ये तो पहला समीकरण हो गया, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा। संवेग के संरक्षण से यहाँ पे लिख सकते हैं m1 u1 धन m2 u2 बराबर m1 v1 धन m2 v2। हम क्या करते हैं कि m1 u1 और m2 u2 इसको कुछ बोल देते हैं, मान लीजिए अल्फा बोल देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा m1 v1 धन m2 v2 बराबर अल्फा के। वहीं हम इस u1 u2 को, u1 ऋण u2 को k बोल देते हैं। तो यहाँ से हम बोल देंगे k बराबर v2 ऋण v1। अब हम क्या करते हैं कि इसको ये समीकरण 1 से हटा के इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 से
हम क्या करते हैं कि V2 का मान उठा करके यहाँ पे डाल देते हैं समीकरण 2 में। तो यहाँ है M1 V1 धन M2 V2 की जगह पे डालेंगे तो K धन V1 बराबर अल्फा, अर्थात यहाँ से आपको V1 मिलेगा। यहाँ है M1 V1 धन M2 V1 धन M2 V1 और इधर है अल्फा ऋण M2K। ये हो जाएगा V1 और यहाँ हो जाएगा M1 धन M2 और इधर आ जाएगा अल्फा ऋण M2K। तो आपको V1 मिला, यहाँ से V1 बराबर अल्फा भागे M1 धन M2 ऋण M2K भागे M1 धन M2। अल्फा जो कि था M1 V1 धन M2 V2 अथवा M1 U1 धन M2 U2। तो इस M1 U1 धन M2 U2 का यहाँ पे डाल देते हैं तो V1 मिलेगा M1 U1 धन M2 U2 भागे M1 धन M2 ऋण M2K का मान यहाँ पे है V2 ऋण V1 अथवा U1 ऋण U2। तो U1 ऋण U2 डालते हैं ताकि हमें V1 का मान मिल जाए। U1 ऋण U2 गुणे K, तो K का मान रख दिया भागे M1 धन M2। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V1 बराबर हो जाएगा, हम लोग U1 वाले पद को U1 के साथ कर लेते हैं, U2 वाले को U2 के साथ। तो यहाँ V1 मिल रहा है आपको M1 ऋण M2 भागे M1 धन M2 गुणे U1 धन यहाँ मिलेगा 2M2 भागे M1 धन M2 गुणे U2। तो ये हो गया हमारा V1। इसी तरीके से हम V2 निकालते हैं। यहाँ पे देखिए V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस V1 का जो मान है उसको उठा के हम इसमें डाल सकते हैं यहाँ इस समीकरण में। तो आपको V2 मिलेगा, V2 बराबर M2 ऋण M1 भागे M2 धन M1 गुणे U2 धन 2M1 भागे M2 धन M1 गुणे U1। तो ये हो गया टक्कर के पश्चात दूसरे वाले कण का M2 का वेग और ये वाला हो गया टक्कर के पश्चात M1 का वेग। V1 को बल्कि इधर ही लिख लेते हैं। V1 कितना है M1 ऋण M2 भागे M1 धन M2 गुणे U1 धन 2M2 भागे M1 धन M2 गुणे U2। तो इस तरीके से हमने V1 और V2 निकाल लिया। अब प्रश्न के दूसरे हिस्से पे चलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर हो गया जिसमें हमसे V1 और V2 पूछा गया था, अर्थात वेगों का परिकलन करना था। दूसरे भाग में पूछा जा रहा है कि M2 अगर विराम में हो, M2 विराम में होने का मतलब ये है कि यहाँ पे U2 जो है वो शून्य बोला गया है लेने के लिए, और बोला रहा है M1 M2 की तुलना में उपेक्षणीय हो, अर्थात M1 की उपेक्षणा कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे M2 ऋण M1 को लगभग लिख सकते हैं M2 के बराबर, वहीं M1 ऋण M2 को लिख सकते हैं लगभग ऋण M2 के बराबर। साथ ही साथ M1 धन M2 को लिख सकते हैं लगभग M2 के बराबर। तो इन सारे मानों को अगर यहाँ पे रखें तो आपको V1 मिलेगा, V1 बराबर M1 ऋण M2 जो कि होगा ऋण M2, तो ऋण M2 भागे M1 धन M2 M2 के बराबर गुणे U1। U2 तो शून्य है ही, तो ये आ गया ऋण U1। अभी हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है और V2 निकाल लेते हैं। यहाँ V2 हो जाएगा V2 बराबर M2 ऋण M1, M2 ऋण M1, ये हो जाएगा M2 और नीचे भी M2 और यहाँ U2 जो है वो बोला गया शून्य लेने के लिए, तो ठीक है, धन 2M1 भागे नीचे हो जाएगा लगभग M2 गुणे U1। अर्थात यहाँ पे आपको V2 मिल रहा है, V2 बराबर 2M1 भागे M2 गुणे U1। तो ये तो हो गया V2 और यहाँ पे V1 मिला है आपको, V1 बराबर ऋण U1 के। देखिए स्थिति कुछ ऐसी है, यहाँ पे ये है हमारा M1 द्रव्यमान का, ये है M2 द्रव्यमान का। ये चल रहा था U1 से, ये चल रहा था U2 से। टक्कर के पश्चात क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि M1 उपेक्षणीय है M2 के सापेक्ष, अर्थात यहाँ पे जो M1 है वो बहुत ही कम है M2 के सापेक्ष। तो एक ऐसा मान सकते हो कि जो ये M1 है वो एक छोटा सा गेंद है और M2 जो है वो पृथ्वी है, इस तरीके का कुछ। तो गेंद कितनी भी रफ्तार से पृथ्वी को टक्कर मारे वो ढकेल ही नहीं सकती, पृथ्वी को टकरा के वापस आ जाएगी। तो यही हो रहा है यहाँ पे, ये है M2 और ये है M1। M1 की जो गति है वो V1 थी, अब V1 का मान आ रहा है यहाँ पे ऋण U1, अर्थात अगर U1 इधर है तो इसकी गति इधर है, वो भी ऋण U1। प्रश्न बोला रहा है कि जो M2 है वो विराम में है, अर्थात ये U2 जो है वो शून्य है, तो U2 हटा देते हैं और यहाँ पे इसको मिला है V2 गति।
ध्यान से अगर आप देखो तो V2 जो है वो लगभग लगभग शून्य के बराबर है, लगभग लगभग। कैसे? क्योंकि यहां पे आप देखो अगर तो ऊपर जो है M1 है, नीचे M2 है। M2 जो नीचे वाला पद है वो बहुत ही बड़ा है M1 से, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है यहाँ पे M1 भागे M2 जो होगा वो बहुत ही कम होगा एक के सापेक्ष, इसलिए इसको आप लगभग लगभग शून्य बोल सकते हो। तो इसलिए अवस्था कुछ ऐसी हो जाएगी कि जो ये M1 है U1 वेग से जा रहा था, M2 से टकरा गया और वापस आ गया टकरा के। स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, ये V2 लगभग लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा। और वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक प्रत्यास्थ टक्कर है, तो चिपकेगा तो है नहीं, टक्कर के पश्चात वापस आ जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर। V2 ये रहा, V1 ये रहा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।